रात के 1:47 नेशनल हाईवे 32 पर एक ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लखनऊ से झारखंड जाने वाली इस सड़क पर इस वक्त सिर्फ रमेश यादव का ट्रक था। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। केवल ट्रक के इंजन की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ये वही हाईवे था जिसके बारे में लोग कहते थे कि रात के बाद ये जिंदा हो जाता है। 15 साल से ट्रक चलाने वाला रमेश जानता था कि रात की सड़कें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। उसने अपनी जिंदगी में कई अजीब चीजें देखी थीं। कभी सड़क पर अचानक से कुत्ते आ जाते थे, कभी धुंध इतनी घनी हो जाती थी कि आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे सड़क ही गायब हो गई हो। लेकिन आज रात कुछ और ही बात थी। घर में बेटी की फीस और बीवी की दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। बैंक में ईएमआई भी भरनी थी। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन भी काम छोड़ना मतलब घर में खाना कम हो जाना। डर पेट की भूख से बड़ा नहीं होता, ये बात रमेश अच्छी तरह जानता था। कुछ घंटे पहले एक ढाबे पर रुकते वक्त मालिक ने कहा था, भैया आज यहीं रुक जाओ, आगे का रास्ता ठीक नहीं है। उस ढाबे वाले की आंखों में एक अजीब सा डर था। वो बार बार हाईवे की तरफ देख रहा था, जैसे कोई खतरा वहां से आने वाला हो। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो चाय का गिलास रमेश को दे रहा था। क्यों काका, क्या बात है? रमेश ने पूछा था। बस भैया, रात के बाद ये सड़क अलग हो जाती है। यहां कई लोग गायब हो गए हैं। कुछ वापस आए तो पागल हो गए, कुछ तो अपनी जबानी खो बैठे। बस एक ही बात कहते रहते हैं, सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन रमेश ने हंसकर जवाब दिया था, काका भूत प्रेत की बातें छोड़ो, मुझे समय पर पहुंचना है। कल सुबह तक माल पहुंचाना है, देर हुई तो पैसे कट जाएंगे। अब वो अकेला था इस सुनसान हाईवे पर, जहां दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। आमतौर पर इस रूट पर रात में भी कुछ ट्रक चलते रहते थे, लेकिन आज एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। यहां तक कि वो बस भी नहीं दिख रही थी जो रोज रात को इसी समय यहां से गुजरती थी। रमेश को यह अजीब लगा। 15 साल में उसने कभी इस हाईवे को इतना सुनसान नहीं देखा था, जैसे सारी दुनिया से सिर्फ ये सड़क कट गई हो। अचानक रेडियो बंद हो गया। रमेश ने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई स्टेशन नहीं मिला। सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। कभी कभी उसमें से कुछ आवाजें भी आती थीं, जैसे कोई दूर से चिल्ला रहा हो। फोन देखा तो नेटवर्क भी गायब था। अजीब बात है, वो बुदबुदाया, यहां तो हमेशा नेटवर्क रहता है। उसने फोन को हिलाया, ऊपर उठाया, खिड़की के बाहर निकाला, लेकिन एक भी बार नहीं मिला। जैसे अचानक से सारी टेक्नोलॉजी मर गई हो। यहां तक कि उसकी जीपीएस भी काम नहीं कर रही थी। स्क्रीन पर बस एक सफेद डॉट दिख रहा था, जैसे वो कहीं भी नहीं है। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाता रहा। सड़क अजीब सी लग रही थी, जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। रमेश को लगा जैसे वो घंटों से एक ही जगह चक्कर काट रहा है। वही पेड़, वही मोड़, वही किलोमीटर का पत्थर। हर बार जब वो उस पत्थर के पास से गुजरता था तो उसे लगता था कि पहले भी यहीं से गुजरा है। उसमें स्पीडोमीटर देखा, वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था, लेकिन माइलस्टोन वही का वही दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है, उसने सोचा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, पसीना आने लगा। हालांकि एसी चल रहा था, हवा ठंडी थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिख रही थीं। कुछ तो गड़बड़ है, उसने सोचा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई चीजों की गंध, जैसे कहीं कुछ जल रहा हो। प्लास्टिक, कपड़े और कुछ और भी जो वो पहचान नहीं पा रहा था। रमेश ने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं आग या धुआं नजर नहीं आया। फिर भी गंध तेज होती जा रही थी। उसे गले में खराश होने लगी, आंखों में जलन होने लगी, जैसे वो किसी जलते हुए मकान के पास से गुजर रहा। तभी अचानक सामने कुछ सफेद दिखा। रमेश ने ब्रेक लगाया। ट्रक रुकने में कुछ मीटर का फासला लिया। सड़क के बीच में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। उसकी साड़ी हवा में हिल रही थी, लेकिन कोई हवा नहीं चल रही थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को यहां कोई औरत अकेली क्या कर रही है? यहां तो दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है, सिर्फ जंगल और अंधेरा है। रमेश ने हॉर्न बजाया। औरत हिली नहीं, बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी रही। फिर से हॉर्न बजाया। तब जाकर औरत ने अपना सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे कोई पर्दा हो उसके चेहरे पर, या फिर जैसे धुंध हो। रमेश ने अपनी आंखें मली, सोचा शायद उसकी नजर कमजोर हो गई है, लेकिन फिर भी चेहरा साफ नहीं दिखा। औरत धीरे धीरे एक ट्रक के पास आई। उसकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। उसके कदमों की आवाज भी नहीं आ रही थी। जब लोग चलते हैं तो पैरों की आवाज आती है, कंकड़ की आवाज आती है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा।
रमेश ने विंडो थोड़ी सी खोली। एक ठंडी हवा अंदर आई जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा गई। भैया लिफ्ट दे दो, बहुत दूर जाना है। उसकी आवाज़ कमज़ोर और दर्द भरी थी, जैसे बहुत देर से रो रही हो, जैसे बहुत दर्द में हो। रमेश का मन कह रहा था कि कुछ गलत है। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा रात के वक्त अजनबियों पर भरोसा मत करना, खासकर सुनसान जगह पर। उसकी माँ भी कहती थी, रमेश सड़क पर चलते वक्त हमेशा भगवान का नाम लेना। लेकिन उसकी इंसानियत जीत गई। ये एक औरत थी और वो परेशानी में लग रही थी। इतनी रात को यहां अकेली खड़ी है, जरूर कोई मुसीबत में होगी। बैठ जाओ बहन जी, उसने कहा। औरत चुपचाप ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, ट्रक के अंदर का टेम्परेचर अचानक गिर गया। उसकी साड़ी से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी, जैसे बर्फ के टुकड़े हों। शुरू में कुछ देर तक सब ठीक लगा। रमेश ने बात करने की कोशिश की, कहाँ जाना है आपको? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठी रही। उसकी सांस की आवाज भी नहीं आ रही थी। जब लोग बैठते हैं तो सांस की आवाज आती है, कपड़ों की आवाज आती है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं था। रमेश ने फिर पूछा, घर कहाँ है आपका? कोई परेशानी तो नहीं? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। औरत बस सामने देखती रही। उसकी आंखें भी नहीं झपक रही थी। रमेश को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद औरत डरी हुई है या परेशान है। कई बार लोग इतने परेशान होते हैं कि बात नहीं कर पाते, या फिर शायद वो बोल नहीं सकती। कुछ लोग गूंगे होते हैं। उसने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ नहीं आया, सिर्फ स्टैटिक नॉइस और कभी कभी कुछ अजीब सी आवाजें। फिर रमेश की नजर साइड मिरर पर गई। उसका खून सूख गया। औरत का परछाई उल्टा था, जैसे वो ऊपर से लटक रही हो, जैसे वो सीलिंग पर बैठी हो और उसका रिफ्लेक्शन नीचे दिख रहा हो। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने फिर से मिरर देखा। हाँ, परछाई सच में उल्टा था। यह कैसे हो सकता है? फिजिक्स के हिसाब से यह इम्पॉसिबल है। उसने अपनी आंखें मली, सोचा शायद उसे गलत दिख रहा है, शायद वो बहुत थक गया है। लेकिन नहीं, परछाई अभी भी उल्टा था। और अब उसे एक और चीज दिखी। औरत के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में लटक रही थी। डर गए क्या? अचानक औरत ने कहा। उसकी आवाज अब बिल्कुल अलग थी, ठंडी और डरावनी, जैसे बर्फ के टुकड़े गिर रहे हों, जैसे कब्रिस्तान से आवाज आ रही हो। तुम जैसे ही एक ड्राइवर ने मुझे भी यहीं छोड़ा था, हमेशा के लिए। रमेश ने हिम्मत करके औरत की तरफ देखा। उसका दिल रुक गया। औरत का चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल, त्वचा काली और जली हुई। उसके बालों से अभी भी धुआं निकल रहा था। उसके कपड़े भी जले हुए थे, जैसे अभी अभी आग से निकली हो। ये हाईवे मेरी कब्र है, वो बोली, और तुम यहां फंस गए हो। ट्रक अचानक रुक गया। रमेश ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला, जैसे बैटरी मर गई हो, जैसे सारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई हो। चारों तरफ अंधेरा था। फिर धीरे धीरे कुछ रोशनी दिखी, जली हुई गाड़ियों की रोशनी। कारें, ट्रक, बसें सब जली हुई और टूटी फूटी। कुछ गाड़ियां उल्टी पड़ी थीं, कुछ के टुकड़े बिखरे हुए थे, और उन गाड़ियों के आसपास चमकती हुई आंखें, दर्जनों आंखें, सब रमेश को घूर रही थीं। कुछ आंखें लाल थीं, कुछ सफेद, कुछ पीली। सब में दर्द था, गुस्सा था। हम सब अधूरे हैं, कोई हमें घर नहीं छोड़ता, औरत ने कहा। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी, जैसे कई आवाजें एक साथ आ रही हों। हम मजदूर थे, काम से घर जा रहे थे। मैं भी उसी ट्रक में थी अपने बेटे के साथ, लेकिन ड्राइवर ने हमें धोखा दिया, हादसा करवाया और भाग गया। उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। उसने हमारा ट्रक एक दूसरे ट्रक से टकरा दिया। सब प्लान्ड था। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खून के थे। हम सब यहीं जल गए, मेरा बेटा भी। वो सिर्फ 10 साल का था। उसने कहा था, मम्मी मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई। मैं उसका हाथ पकड़े हुए थी जब आग लगी, लेकिन फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो हम सब यहीं थे, इस सड़क पर, हमेशा के लिए। रमेश की सांस फूलने लगी। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। मैं अपनी मां के पार जाना चाहता हूं। हमारा इंसाफ कराओ, हमें न्याय चाहिए। वो ड्राइवर अभी भी जिंदा है, उसने हमारे साथ धोखा किया। हम सिर्फ घर जाना चाहते थे। आवाजें तेज होती जा रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। रमेश के कान फटने लगे, उसका सिर चकराने लगा। उसे लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगा। चारों तरफ से हाथ दिखने लगे, जले हुए हाथ। कुछ हाथों में सिर्फ हड्डियां थीं। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, रमेश चिल्लाया।
मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रहा था। मैं वो ड्राइवर नहीं हूं, मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मदद? औरत हंसी, उसकी हंसी बर्फ की तरह ठंडी थी, जैसे कब्रिस्तान में हवा चल रही हो। तुम्हारी मदद की वजह से तुम यहां फंसे हो। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक वो ड्राइवर पकड़ा नहीं जाता जिसने हमें यहां छोड़ा। रमेश के आंसू निकल आए। उसे अपनी बेटी की याद आई। कैसे वो रोज स्कूल से आके उसे कहती थी, पापा आज मैंने फर्स्ट आया। कैसे वो उसकी गोद में बैठकर होमवर्क करती थी। उसकी बीवी की याद आई जो हर रात उसके लिए खाना गरम रखती थी, जो हमेशा कहती थी, रमेश सावधान रहना, जल्दी घर आना। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी बेटी है, बीवी है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी बेटी अभी छोटी है, उसे मेरी जरूरत है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो क्या करेगी, कैसे पढ़ेगी? औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ नरमी आई। तुम्हारी बेटी? वो बोली। मेरा भी एक बेटा था, वो भी मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन वो कभी नहीं आएगा। वो यहीं जल गया मेरे साथ। उसने आखिरी वक्त में कहा था, मम्मी मुझे घर जाना है, लेकिन हम कभी घर नहीं पहुंच पाए। हाँ, मेरी बेटी स्कूल जाती है, उसे मेरी जरूरत है। वो रोज पूछती है कि पापा कब आएंगे। रमेश ने रोते हुए कहा, प्लीज मैं वादा करता हूं कि मैं सबको बताऊंगा, मैं सच्चाई सामने लाऊंगा, मैं उस ड्राइवर को ढूंढने में मदद करूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, अखबार वालों के पास जाऊंगा। औरत कुछ देर चुप रही। चारों तरफ की आवाजें भी धीमी हो गईं। फिर बोली, अगर बचना है तो पीछे मत देखना और इस सड़क की सच्चाई सबको बताना। लोगों को बताना कि रात के 12 के बाद हाईवे 32 पर कोई भी मदद मांगे तो पहले सोचना। हर आवाज इंसानी नहीं होती। और हमारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ना। उस ड्राइवर को ढूंढना जो हमें यहां छोड़कर भाग गया। उसका नाम सुरेश था, काली मूछें थी उसकी। हाँ, मैं सबको बताऊंगा, कसम खाता हूं अपनी बेटी की। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, अखबार वालों के पास जाऊंगा। रमेश ने कहा, मैं सुरेश को ढूंढूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि यहां क्या हुआ था। औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। याद रखना, पीछे मत देखना, और अगर फिर कभी इस सड़क पर आना पड़े तो भगवान का नाम लेकर आना। हमें न्याय चाहिए, बदला नहीं। हम सिर्फ घर जाना चाहते हैं। ट्रक अचानक चालू हो गया। रमेश ने तुरंत गियर लगाया और तेजी से भागा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था छाती फट जाएगी। वो पीछे देखना चाहता था, लेकिन औरत की बात याद आई। उसने अपनी आंखें सामने रखीं और तेजी से गाड़ी चलाई। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि नकल सफेद हो गए थे। कुछ किलोमीटर बाद उसे टोल प्लाजा दिखा। वहां एक गार्ड बैठा था। रमेश ने ट्रक रोका और गार्ड से पूछा, भाई यहां कभी कोई हादसा हुआ था क्या? गार्ड ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गईं। तुम जिंदा कैसे हो? वो हैरान था। इस वक्त तो कोई यहां से जिंदा नहीं निकलता। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया है, तुम्हारे बाल भी सफेद हो गए हैं। क्या मतलब? रमेश ने पूछा। उसने अपना चेहरा मिरर में देखा। सच में उसके बाल सफेद हो गए थे। जो कल तक काले थे वो आज बिल्कुल सफेद थे। सालों पहले एक ट्रक हादसे में कई मजदूर और एक औरत मारी गई थी। ड्राइवर भाग गया। तब से ये आत्माएं राहगीरों से इंसाफ मांगती हैं। गार्ड ने बताया, रात के 12 के बाद जो भी यहां से गुजरता है वो वापस नहीं आता। कुछ लोग अगली सुबह अपनी गाड़ी में बेहोश मिलते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ के बाल रातों रात सफेद हो जाते हैं। रमेश का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने गार्ड को पूरी कहानी बताई। गार्ड ने सिर हिलाया। तुम बहुत भाग्यशाली हो। शायद उस औरत को तुम्हारी बेटी में अपना बेटा दिखा, या फिर तुमने सच में उसकी बात मानने का वादा किया। वो सिर्फ न्याय चाहती हैं। उस दिन के बाद रमेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। वो अब दूसरे ड्राइवरों को चेतावनी देता है। हर ढाबे पर, हर ट्रक स्टैंड पर वो जाकर कहता है कि रात के 12 के बाद हाईवे 32 पर अगर कोई मदद मांगे तो पहले भगवान का नाम लेना। अंधी इंसानियत से पहले सावधानी जरूरी है। कई लोग उसकी बात पर हंसते हैं, कहते हैं रमेश पागल हो गया है। लेकिन जो लोग उसकी बात मानते हैं वो सुरक्षित घर पहुंचते हैं, और जो नहीं मानते